दोस्तों, साल 2021 आप सबके लिए मंगलमय रहे और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये साल आपका अच्छा गुजरे। और इसी नए साल के उपलक्ष्य में हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि खासकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ चल रहा है और क्या क्या टेक फील्ड में हो रहा है, ये सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 35% निर्माण लक्ष्य से 5 महीने पहले यानी कि 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजना के स्ट्रक्चर की प्रगति तीव्र गति से बढ़ाने, मशीनरी और टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त संख्या में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि जिन स्ट्रक्चर की डिजाइन संबंधित ठेकेदार ने अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, उसे 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अश्विनी कुमार ने बताया कि जुलाई 2021 में 35% का काम पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि 5 महीने पूर्व 15 महीने में ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मिट्टी बिछाने का 73% काम हो गया है। 819 में से 363 स्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो गया है। बनारस से कोलकाता के बीच मालवाहक जहाजों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। फिलहाल 2 जहाजों का परिचालन होगा। बुकिंग को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बनारस से सोमवार को एक जहाज कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इसमें पटना से भी कुछ सामान लादा जाएगा। साहिबगंज स्थित बंदरगाह पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक किसी ने यहां बुकिंग नहीं कराई है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को बनारस से रवाना हुआ जहाज 31 दिसंबर को पटना पहुंचा और वहां रुकने के बाद 2 जनवरी से खुलकर ये 5 जनवरी को कोलकाता पहुंचेगा। रविंद्रनाथ टैगोर नाम जहाज की क्षमता 300 टन माल ढोने की है। बनारस में करीब 200 टन माल लोड हुआ है। इसका संचालन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। केंद्र सरकार जल परिवहन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में कोलकाता से बनारस के बीच गंगा नदी को जलमार्ग संख्या 1 घोषित कर दिया गया है। बनारस व साहिबगंज से मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कराया गया है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बने टर्मिनल का उद्घाटन किया था। ये सेवा शुरू होने से कोलकाता से माल मंगवाने वाले व्यापारियों को सुविधा होगी। इसका लाभ झारखंड के संताल परगना को मिलेगा। इसमें वहाँ व्यवसाय को बढ़ावा भी मिलेगा। आज से ट्रेन बुकिंग कराने का अंदाज बदल जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने IRCTC की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। IRCTC का दावा है कि नई वेबसाइट से यात्रियों का टिकट बुक करने का अनुभव बदल जाएगा। टिकट बुक करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। IRCTC की नई वेबसाइट www.irctc.co.in/NGET ट्रेन सर्च की सूरत बिल्कुल बदल गई है। ये पहले से ज्यादा सुलझी हुई और साफ सुथरी लग रही है। इस नई वेबसाइट पे आपको नई जानकारियों को सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ट्रेनों के नाम, क्लास, तारीख, कैटेगरी आपको पहले पेज पर ही भरनी होगी और उसे सर्च करना होगा। साथ ही इसमें ट्रेनों का सुझाव भी खुलेगा, जो 2 स्टेशनों के बीच अपने द्वारा भरी गई डिटेल्स के आधार पर होगा। इस पेज पर आपको ट्रेनों के नाम, उनकी टाइमिंग, अवेलेबल सीट, सभी क्लास का किराया एक ही जगह पर मिलेगा। आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप अपनी यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या स्टेटस है, तो बुक नाउ के साथ ही अदर डेट्स का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। आगे की तारीखों का स्टेटस भी देख सकेंगे कि ट्रेन की सीट अवेलेबल है या नहीं। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी रेल कर्मी SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड लें और इस कार्ड के जरिए टिकट बुक कर यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि रोजाना 8 लाख टिकट IRCTC पर बुक होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे मौसम की स्थानीय जानकारी मिलने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में समय से मिलने वाली चेतावनी प्रणाली को मजबूती मिलेगी। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये केंद्र देश का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस केंद्र से लेह और कारगिल जिलों में 3 दिन, 12 दिन और 1 महीने के मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा। आपको बता दें कि ये क्षेत्र मौसम, जलवायु, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के साथ -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भारी उतार चढ़ाव के कारण ये क्षेत्र काफी ठंडा है। लद्दाख में बादल फटने, बर्फ जमी झील में बाढ़ और बर्फीले तूफान आदि गंभीर मौसमी उतार चढ़ाव के कारण समय से सूचना मिलने पर भविष्य में होने वाले जान माल के नुकसान को रोका जा सकता है। देश में आने वाले बजट में केंद्र सरकार निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में अहम ऐलान करते हुए एक डेवलपमेंट फंड बना सकती है। जानकारी के मुताबिक ये फंड कुल निर्यात का ½ हो सकता है। साथ ही देश में वैश्विक बाजार को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग और उत्पाद के निर्यातों को लेकर सर्च एंड डेवलपमेंट पर खास टैक्स छूट देने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने मौजूदा साल में मिशन आत्मनिर्भर भारत के जरिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े कई ऐलान किए हैं। साथ ही स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की रणनीति पर भी काम शुरू हो गया है। इसे ही रफ्तार देने के मकसद से बजट में कई बड़े कदमों पर विचार किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक निर्यातकों ने सरकार को बजट चर्चा के लिए हुई बैठक में सुझाव दिए हैं और कहा है कि इस दिशा में एक डेवलपमेंट फंड बनाया जाए जिससे कारोबारियों की मदद हो सके। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था किए जाने की भी सिफारिश हुई है जिसके जरिए उत्पाद की लागत दुनिया भर के बाजारों की तुलना में कम रखी जा सके और क्वालिटी के लिहाज से वो बेहतरीन रहे। कोविड संकट के कारण दुनिया भर के बाजारों में पैदा हुआ नया समीकरण को भुनाने के लिए कारोबारी चाहते हैं कि सरकार पार्टनरशिप फर्म को टैक्स में राहत दे। साथ ही डबल टैक्स डिडक्शन स्कीम लाने पर विचार करने के लिए कहा गया है ताकि निर्यातक भी अपनी टैक्सेबल इनकम पर डिडक्शन हासिल कर सके और उत्पाद के दाम कंपटीशन के रूप में सटीक रखा जा सके। वहीं कई कारोबारी ये भी मांग कर रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर पाने वाली भारतीय कंपनियों की डीम्ड एक्सपोर्ट स्टेटस दिया जाए। कारोबारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि देश में बनने वाले उत्पादों के इंपोर्ट को भी घटाया जाए ताकि यहां बनने वाले उत्पादों में तेजी लाई जा सके। सरकार सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करते हुए इन्हें बजट में घोषित करने की तैयारी में है। भारतीय रेलवे के पहिए अब धीरे धीरे चलने लगे हैं। हालांकि धीरे धीरे भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या पटरियों पर बढ़ा रही है। अब नए साल में भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल नए साल के मौके पर उत्तर रेलवे ने माता वैष्णो के भक्तों के लिए नई दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस की फिर से सौगात दी है। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी से नई दिल्ली और कटरा के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस को बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नेशनल हाईवे स्थित बदरपुर टोल प्लाजा पर फास्टैग लेने वाले वाहन चालकों की भीड़ उस वक्त कम हो गई जब उन्हें पता चला कि अब वे 15 फरवरी 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग की अनिवार्यता को अब 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पिछले साल पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 जनवरी से टोल शुल्क के नगद लेन देन को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी। बता दें कि टोल प्लाजा पर भीड़ को खत्म करने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। टोल पर गाड़ियों में फास्टैग के बिना इस लेन में प्रवेश करने वाले किसी भी वाहन को सामान्य टोल की तुलना में डबल टोल देना पड़ेगा। रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनवरी महीने की गैस की कीमतें जारी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1332 रुपए से बढ़कर 1339 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 17 रुपए महंगा हुआ है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत इस वक्त 694 रुपए है। आपको बता दें कि इससे पहले कंपनियों ने दिसंबर में रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रांची से निर्मित होने वाले 1000 लाइट हाउस परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया लॉन्च किया जा रहा है। इसके माध्यम से विश्व स्तर पर टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा रोधी नवीन निर्माण टेक्नोलॉजी को भारत में मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी और बहुत जल्द ही ये नई टेक्नोलॉजी रांची के लोगों को मिलेगी। इस तकनीक में जहां घर बनेगा वहां ना तो बालू पहुंचेगा, ना मिट्टी, ना सीमेंट और ना ईंट। इन तमाम चीजों का इस्तेमाल फैक्ट्री में होगा जहां से रेडीमेड बाथरूम, बेडरूम और किचन उठाकर लाए जाएंगे और सीधा बहुमंजिला इमारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन कमरों को सजा दिया जाएगा। इस तकनीक से सिंगापुर और जापान जैसी जगहों पर बहुमंजिले इमारतें बनी हैं, लेकिन भारत में नहीं है। देश के 5 शहरों में नई तकनीक से भवन निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ये प्रयास हमारा कैसा है इस बारे में भी आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।